गांव में एक स्टूडेंट ने पढ़ाई पूरी करी, उसकी नौकरी कहीं लगी नहीं। उसने सोचा किसी चीज़ का बिजनेस कर लेते हैं, परिवार में है क्षमता, बिजनेस के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसने एक अनुभवी अंकल जी से सलाह ली, अंकल आप तो 25-30 साल से बिजनेस कर रहे हो, थोड़ी सलाह दो किस चीज़ का बिजनेस करें। उन्होंने कहा बेटा रहने दे, तो हमारी बात मानेगा थोड़ी। बोल नहीं नहीं अंकल आपके पास एक्सपीरियंस है, और अंकल जी ने बिजनेस से काफ़ी कमाया था। तो उन्होंने कहा बेटा हमारे हिसाब से अगर बिजनेस करना है तो एक काम कर, राशन की दुकान, किराना दुकान खोल ले। कौन सी दुकान? इसने बोला अंकल क्या बात कर रहे हो, 4 साल के बाद अब नमक बकवाओगे? समझ गए ना भाई? तो अंकल जी ने बोला हमने पहले कहा था, तू मानेगा नहीं। इसने बोला अंकल ये लॉजिक क्या है, आप क्यों कह रहे हैं किराना की दुकान? आप चेक करना भाई व्यवहारिक, आप अगर गली में चल रहे हो, मोहल्ले में जा रहे हो, रोड बाजार में जा रहे हो, लगभग हर दूसरी तीसरी दुकान यही होती, हाँ या नहीं? एक मोहल्ले में 4 होते, सब वो टॉफी नमक मसाले घर का राशन बेच रहे, फिर भी हर दूसरा व्यक्ति कहता है चलो किराने की दुकान खोल लेते। एक तो इसमें किसी प्रकार की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, तो डिग्री वेस्ट नहीं, पर अंकल जी को पहले पता चल गया डिग्री तो इसकी वेस्ट हो ही चुकी है। दूसरी बात, किराने की दुकान खोलने का मतलब इसमें जो वस्तुएं बेची जा रही हैं, चेक करना, टेक्निकल पॉइंट है। अंकल जी को टेक्निकल नहीं आता, तो उन्होंने बोला बेटा ये किराना की दुकान इसलिए खोल रहे हैं कि चाहे भारत किसी देश से युद्ध लड़ ले या भारत में किसी प्रकार की मंदी आ जाए, यही वो आखिरी दुकान है जो बंद होगी। बताएं आंसर? सबसे लेट इस दुकान को बंद कहने का कह रहे हैं, इसका मतलब उनका कहना है कि युद्ध का प्रभाव या मंदी का प्रभाव इस पर सबसे, क्यों? क्योंकि ये जो वस्तुएं बेच रहे हैं वो नेसेसरी गुड्स, और उसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लगभग 0 रहती है। एग्जैक्ट 0 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन लगभग। इसका मतलब है इस ऐसी वस्तुएं ये बेच रहे हैं जिनमें प्राइस कितना भी बढ़ाते जाओ, डिमांड घटेगी तो सही, लेकिन अनुपातिक रूप से बहुत कम। आज से 25 साल पहले जो रेट था नमक चीनी मसालों का, और आज जो प्राइस है काफी गुना बढ़ गया, बोलो। लेकिन क्या हम लोगों ने कंजम्पशन कम कर दी? इनफैक्ट जब मौका मिले खींच रहे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी वस्तु है जिनमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 या 0 के नियर बाई है। और इकोनॉमिक्स कह रही है कि अगर आप लोग इस ऐसी वस्तु का बिजनेस करते हो जिसमें इलास्टिसिटी 0 हो या 0 के नियर बाई हो, तो उस पर उस व्यापार पर मंदी या युद्ध का प्रभाव बहुत कम होगा। सही बात है। फिर इसने बोला नहीं नहीं अंकल ये तो ठीक नहीं लग रहा, अब कौन नमक की बोरी उठाएगा सुबह सुबह, कोई और व्यापार बताओ। अंकल ने बोला इसके बाद नंबर आता है कपड़े के व्यापार का। कौन सा व्यापार? और ये बात कर रहे रेडीमेड की शॉप है। अब आप फिर से चेक करो, अपने जहां के भी आप रहने वाले हो ना, वहां के चित्र को इमेजिन करोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। दिल्ली का तो छोड़ो, दिल्ली में तो आप रह ही रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखोगे सबसे अधिक दुकानें या तो किराना शॉप होती, या दूसरे नंबर पर कपड़े की शॉप वो खोलता है जिसका थोड़ा पैसा हो और जिसको थोड़ा लग्जरी स्टाइल में व्यापार करना हो, है ना। कपड़े की शॉप का फायदा क्या है कि उसमें थोड़ा लाइट वेट चमक जाती है, नहीं कलरफुल लाइट भी लगा लेता है, माहौल अलग रहता है उसका। बायर सेलर दोनों अलग प्रकार के बात करते हैं। नहीं, किराना स्टोर में सीधा हाँ जी भाई कितना नमक चाहिए, उनका थोड़ा देसी तरीका हो जाता है। तो आंसर बताए कपड़े की बात क्यों हो रही है यहाँ पर? अगेन इसमें भी किराना की तरह ही इलास्टिसिटी 0 के नियर बाई है। क्यों ऐसा? क्योंकि इंसान की बेसिक नीड 3 मानी गई थी जब हम गरीबी पढ़ रहे तभी। तो इंसान पहले भोजन पर खर्च करेगा, सही है, उसके पास जितना कम अमाउंट बचेगा सबसे पहला खर्च भोजन पर, दूसरा खर्च, और तीसरा मकान यानी बिल्डिंग मटेरियल और इन सब पर। लेकिन उन पर खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा क्षमता चाहिए। तो इसीलिए आप देखेंगे अधिकांश शॉपकीपर या तो किराना से रिलेटेड मिलेंगे आपको, और या फिर चाहे कितना भी कपड़ों में कंपटीशन हो, फैशन चेंज होता रहे, लोग फिर भी इसमें इन्वेस्ट करते रहते, क्योंकि ये माना जाता है लोग ये तो खरीदेंगे ही ना। उसको एक आम आदमी ऐसे बोलता है इनकी बिक्री थोड़ी बंद होगी, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, थोड़ा बहुत व्यापार तो चलता ही रहेगा। कितने भी नए नए कॉम्पिटिटर आ जाए, कितनी भी नई वेबसाइट्स आ जाए, कितने नए नए शॉपकीपर आ जाए, फिर भी हर चौथा व्यक्ति ये सोच रहा था मैं सोच रहा हूँ कपड़े का व्यापार कर लेता हूँ। उससे कोई कहेगा अरे आजकल तो बहुत कंपटीशन है। बोले कोई बात नहीं, कंपटीशन है तो जनसंख्या भी तो है। बात तो सही है। इसका मतलब है कि हमेशा नेसेसिटी गुड्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 या 0 के नियर बाई होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी वस्तु है, जो मैंने फर्नीचर के एग्जांपल लिया था, जिनमें इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो आंसर बताओ ग्रेटर देन 1 में तो रिस्क बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा ही बाजार में करेक्शन आया, करेक्शन का मतलब बाजार में गिरावट, थोड़ी सी ही गिरावट आई और सबसे पहले प्रभाव उन्हीं वस्तुओं पर पड़ता है जिनमें इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। इससे अब क्या सीखने को मिला कि व्यापार कौन सी वस्तुओं का करना चाहिए,
जिनमें इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो। लेस देन 1 का मतलब ऐसी वस्तु या सेवाएं जिनमें प्राइस के बढ़ने का डिमांड पर प्रभाव कम पड़ता है। डिमांड पर प्रभाव तो पड़ेगा, जीरो प्रभाव हो ऐसा तो संभव नहीं। माइनर सा ही प्रभाव पड़े, प्रभाव तो पड़ेगा। और क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड में कमी आएगी, लेकिन जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं उनमें डिमांड में कमी बहुत कम होती है, और जो ये लग्जरी गुड्स या शौकिया व्यक्ति वस्तु खरीद रहा है उनमें डिमांड तेजी से घट जाती है। अंतर समझ आया? अब देखते हैं आपको कितना समझ आया, तो अप्लाई करते जरा। चेक करना, डॉक्टर जो सर्विस दे रहा है इसमें क्या कहेंगे? डॉक्टर इलास्टिसिटी कितना, प्राइस और डिमांड के बीच में ग्राफ बनाना हो, क्या आएगा? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। पहले डॉक्टर की फीस थी 500 रुपए, तो एक दिन में वो 10 मरीज देख लेता था। अब उसने फीस डबल कर दी, कहता है मैं 1000 रुपए लूंगा। आंसर क्या लगता है? अब वो एक ही मरीज आता होगा उसके पास, तो लगभग 10 ही होंगे, लगभग 10। फिर भी नियम को लगा देते तो हो सकता है एक कम हो जाए। इनफैक्ट जब उसने रेट डबल किया होगा तो लोग क्या बोलते होंगे? आलोचना लोग करेंगे, अरे पहले ये 500 रुपए में चेक कर लेते, आजकल इनके भाव बढ़ गए। लेकिन लोग जाएंगे वहीं और एक लाइन बोलते हैं, हमें दवाई तो इन्हीं की सूट करती है। पता नहीं कैसे, वो भी वही कॉम्बी फिल्म ही खिला रहा है नहीं, लेकिन लोग जाएंगे उसी के पास। चेक करना, तो इसका मतलब क्या? डॉक्टर में इलास्टिसिटी, प्राइस कितना भी बढ़ा लो, डिमांड में ज्यादा कमी, इसका मतलब इलास्टिसिटी। और एक चेक करते हैं, टीचर। मुद्दे पे आते हैं, एजुकेशन है, इसको ऐसे कह दो, टीचर बोलो, एजुकेशन बोलो। बोलो आंसर बताओ, आवाज आ रही? जीरो। जीरो कब होगी? जीरो का मतलब क्या है कि प्राइस, मान लेते हैं प्राइस एक्स अमाउंट था, तब इतने 100 एडमिशन थे, प्राइस को एक्स से डबल करके वाई कर दिया, डबल कर दिया, 2x कर दिया इसको, आंसर तब जीरो तो तब होगी, तब भी एडमिशन 100 ही रहेंगे। हा? तो 100 नहीं मानो, 1-2 कम कर लो, आंसर इलास्टिसिटी। बोलो, अब समझ आ रहा है पढ़ाता क्यों? आपको लगता होगा सर लोगों ने ऐसे ही कभी मौका लगा होगा, चलो कुछ करना है जीवन में, कोई कैरियर चुनना है तो पढ़ाना शुरू कर दिया। ना ना, ऐसे नहीं। मेरे हर लाइफ के हर इंपॉर्टेंट पार्ट पे मैंने इकोनॉमिक्स अप्लाई कर रखी है। फायदा क्या फिर इकोनॉमिक्स का? भाई इसको मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं मुझे पहले खुद पे अप्लाई करना होता है। याद है ग्रोथ और डेवलपमेंट? अगर आप स्वयं पर अप्लाई नहीं करते फिर ऐसे सिद्धांतों का फायदा क्या? और ये सिद्धांत क्या कहता है कि टीचर या एजुकेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां इलास्टिसिटी या तो जीरो हो जाएगी, ऑल्दो हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली जीरो पॉसिबल नहीं है, जीरो नहीं तो नियर बाई जीरो रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, अब इसमें कंडीशन है, सब में लग रही है वो कंडीशन, क्वालिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वो तो लगेगी कंडीशन, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो या कोई अन्य प्रोफेशन, क्वालिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। आप क्वालिटी डिटोरिएट कर दोगे फिर तो उसका रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। सही बात है। कोई भी महंगा से महंगा, आपने नामी स्कूल सुना होगा, उसमें पहले x रुपए फीस थी, तो हर साल 1000 एडमिशन होते थे उस स्कूल में। अब उन्होंने फीस को डबल कर दिया, कुछ समय बाद ट्रिपल कर दिया, डबल ट्रिपल हो रही है फीस, अभी भी एडमिशन 1000 ही है। लोग क्रिटिसाइज तो करेंगे, अरे इन्होंने फीस देखो डबल कर दी, बहुत कमा रहे हैं, लूट रहे हैं वगैरह वगैरह, ना जाने लोग क्या क्या बोलेंगे। लेकिन अगर क्वालिटी कांस्टेंट है तो एक पर्टिकुलर क्लास होगा जो वहीं एडमिशन लेगा और बोलेगा नहीं नहीं हमने पहले हमारे इनको पढ़ाया था, उनको पढ़ाया था, ये बच्चे वो सब कहानी सुनाएंगे, जाएंगे वहीं। आलोचना कितनी भी कर ले, आलोचना फीस की हो रही, क्वालिटी की नहीं, क्योंकि क्वालिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आंसर बताएं, टीचिंग में ईडी लेस देन 1 है। अभी क्लियर हुआ? तो ऐसा लाइफ में करियर चूज करना चाहिए जिसमें इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। समझ आया? अब आपको अगर आपके घर परिवार में कोई व्यापार करता हो, या अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हुआ तो बिजनेस करूंगा, तो कौन सी वस्तु का? देखो किराना स्टोर की बात हम पूछ रहे, टेक्निकली कौन सी वस्तु? ये बता रहा है कि ये टोमेटो सॉस बेचेगा। कौन सी वस्तु जिसमें इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती? कुछ वस्तु ऐसी भी होती हैं जहां इलास्टिसिटी प्रैक्टिकली जीरो भी दिखेगी, ऑल्दो हम उसको बस बातचीत में जीरो कह सकते हैं, बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते ना। माहौल बनाने वाली जितनी वस्तु हैं उनमें प्राइस कितना भी बढ़ जाए, समझना भावनाओं को, प्राइस कितना भी डबल ट्रिपल हो जाए, डिमांड में कोई कमी, इनफैक्ट लाइन
और बढ़ जाती है। ये देखो, सबके पास अनुभव है, नाम केवल हमारा खराब हो रहा है, हम बता रहे हैं। आंसर बताएं तो कौन सी वस्तुओं का व्यापार सबसे ज्यादा कम रिस्की रहा, जिनमें इलास्टिसिटी और जिन ज्यादा रिस्क हो रहा है यदि इलास्टिसिटी? तो पेट्रोल का मैंने एग्जांपल लिया था। पेट्रोल एक ऐसी वस्तु सी थी जिसमें इलास्टिसिटी लेस देन 1 थी। इसका मतलब था प्राइस कितना भी इंक्रीज करो डिमांड में ज्यादा कमी नहीं आती। ये इंपॉर्टेंट है, इसी से पता चलता है कि व्यापारी को कैसा निर्णय लेना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन बता रहा है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है। अब तक हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड बता रहा था प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड में कमी आएगी। तो इसीलिए इकोनॉमी में इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स कैसी है और कितना इलास्टिक गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है चेक करना। जिनमें इलास्टिसिटी कम है, 1 से कम है, यदि ऐसी वस्तुओं के प्रोड्यूसर ज्यादा है, मैंने माना ये पेट्रोल था, तो अगर पेट्रोल के प्रोड्यूसर बहुत सारे हैं तो इसका मतलब लोगों को इसकी सप्लाई पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेगी, बोलो। और अगर ऐसी वस्तुएं जिसमें इलास्टिसिटी इसके प्रोड्यूसर ज्यादा है, तो यहां तो इकोनॉमी में कभी मंदी आ सकती है। मंदी का मतलब फिर बताओ क्या था? एक तो डिमांड सप्लाई की भाषा में सप्लाई बढ़ जाए, एक परिभाषा हुआ। मंदी की दूसरी परिभाषा बनती है जब प्रोडक्शन लगातार 2 क्वार्टर तक घट जाए। यदि देश की जीडीपी में लगातार 2 क्वार्टर तक गिरावट आ जाए, जैसे मान लो -3%, -4%, लगातार 2 क्वार्टर गिरावट आ जाए, तो हम कहते हैं मंदी के संकेत है। मंदी के संकेत, इसका मतलब प्रोडक्शन घट गया। अब प्रोडक्शन घटने से मंदी क्यों हो रही है? प्रोडक्शन किसका घटा? बताओ। प्रोड्यूसर उसी वस्तु का प्रोडक्शन घटाएगा जिसकी बाजार में डिमांड। प्रोड्यूसर डिमांड किन वस्तुओं की कम होगी? और इसमें देखना आंसर मुझे चाहिए आराम से। डिमांड किन वस्तुओं की कम होगी जिनमें इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी? तो यदि आपकी इकोनॉमी में ऐसी वस्तुओं के प्रोड्यूसर ज्यादा थे जिनमें इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 थी, तो मंदी का तुरंत प्रभाव इकोनॉमी में दिखेगा। लेकिन यदि आपकी इकोनॉमी में ऐसे प्रोड्यूसर ज्यादा थे जहां इलास्टिसिटी, तो इनकी तो डिमांड कंटिन्यू रहेगी, बोलो। तो जीडीपी में ज्यादा तेजी से गिरावट, और भारतीय अर्थव्यवस्था में यही एक खास बात है। अब आप इसको पूरे इकोनॉमी के संदर्भ में समझो। इंडियन इकोनॉमी में कंज्यूमर रूरल एरिया में ज्यादा रह रहा है, उसकी वजह से उसकी बेसिक नीड होती है वही रोटी कपड़ा मकान, वो उस पर खर्च ज्यादा करता है। वो लग्जरी गुड्स या ऐशो आराम या शोबाजी उस पर कम खर्च करता है। अब धीरे धीरे थोड़ा कल्चर चेंज हो रहा है। पिछले 5-7 साल पहले का छोड़ दो तो उस पर वो नाम मात्र का खर्च कर रहा था। अब तो फिर भी लोग कहते हैं तमाम तरीके के उनको शौक पूरे कर रहे हैं। अगर 1 दशक पहले तक देखेंगे तो भारत में केवल इंसान बेसिक नीड पर खर्च करता था, बाकी पैसे बचा रहा है, हाँ या नहीं? और आपने भी अपने परिवार में यही शिक्षा प्राप्त की है कि बेटा फालतू खर्च मत करा करो, पैसा बचाओ, सेव करो, काम आता है। इस तरह से कहानी सुना दी जाती है। इसका मतलब वो जो पैसा खर्च कर रहे थे वो किन पर खर्च हो रहा था? फिर से नेसेसिटी गुड्स पर। नेसेसिटी गुड्स का मतलब वे वस्तुएं जिनमें इलास्टिसिटी, तो चूंकि कंज्यूमर की डिमांड नेसेसरी गुड्स की थी, तो इंडिया में प्रोड्यूसर भी नेसेसरी गुड्स वाले बढ़ते गए। उन्हीं प्रकार के प्रोड्यूसर पर ये किराना की शॉप बहुत बढ़ती गई, कपड़े की दुकानें और खुलती गई। अब मान लेते हैं कि विश्व में मंदी आई, विश्व की मंदी का असर भारत पर भी पड़ सकता है, बोलो। लेकिन भारत में ऑलरेडी प्रोड्यूसर ज्यादा कौन से हैं? नेसेसिटी गुड्स वाले, अर्थात वे वस्तुएं जिनमें, तो उनकी डिमांड या उनकी बिक्री पर ज्यादा असर ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो वही खरीदता था जो उसकी डेली की जरूरत थी। तो डेली जरूरत का तो अभी भी खरीदेगा, तो मंदी का ज्यादा प्रभाव। लाइन समझ आई? तो इसीलिए कहा जाता है जितना कंट्री डेवलप्ड होते हैं, डेवलप्ड कंट्री में मंदी का प्रभाव और ज्यादा आ सकता है, क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल है, वहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अलग प्रकार के प्रोडक्शन कर रहे हैं। एग्जांपल बताओ, आज अगर भारत में बहुत गहरी मंदी आ जाए तो आप मोबाइल के रिचार्ज और एसेसरीज और गैजेट्स, आप इनका परचेजिंग तुरंत अचानक से 0 कर दोगे। आप बोलोगे जैसा मोबाइल चल रहा है चले, जब पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा घर परिवार में तब देख लेंगे, फिर ले लेंगे बाद में, कौन सा अर्जेंसी है, उसी को रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे। बोलो होता है कि नहीं? इसका मतलब वो एसेंशियल आइटम नहीं है। इसकी बजाय अगर हम फूड की बात करें तो फूड हमेशा ही एसेंशियल आइटम है, तो फूड में कभी भी डिमांड 0 नहीं आ सकती, लेकिन बाकी गुड्स में आ सकती है। तो इसी वजह से हमेशा ऐसी वस्तुओं का व्यापार होना चाहिए और होता भी है जिनमें इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो।